afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. Yes, मेरा वीडियो तुम लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, so हम लोग गैसेस स्टेट कंटिन्यू करेंगे और टिल नाउ गैसेस स्टेट में हम लोगों ने इफ्यूजन और डिफ्यूजन स्टार्ट भी किया था ऐसा करके, और एक असाइनमेंट तुम लोग को दिया था मैंने, असाइनमेंट 2 लास्ट लेक्चर में। वो असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे हम लोग एट द एंड ऑफ द लेक्चर। कुछ डाउट्स रहेगा तो, है ना? कुछ यूडियोमेट्री का असाइनमेंट सॉल्व किया था कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ सर, आप मॉड्यूल के राउट से कब करेंगे सर? मॉड्यूल कर लेंगे। मॉड्यूल उसमें किसमें डाउट्स बेटा? मॉड्यूल में सर सब्जेक्टिव में है एक दो। सब्जेक्टिव में एक दो ना, वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्लास के एंड में कर लेंगे। चलो जल्दी से ये बताओ, इन इफ्यूजन और डिफ्यूजन कहाँ तक पढ़ा है हम लोगों ने? सर आपने बस वो इक्वेशन दी थी। According to ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। यस, बस हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया उसके बेस पे अभी तक। सही छोटा सा क्या? सर हाइड्रोकार्बन के लिए क्या क्वेश्चन किया है? लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सर वो दो सब्सटेंसेस दिए थे, उनका 1 मिनट टाइम दिया था, बाकी दूसरा निकालना था। दूसरे का टाइम निकालना था इफ्यूजन का, ऐसा? Yes, sir. Yes. तो आज हम लोग पहले इफ्यूजन और डिफ्यूजन के लिए के और भी थियरी पढ़ेंगे और फिर और क्वेश्चंस भी करेंगे साथ, ठीक है? तो पहले हम लोग इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन खत्म करेंगे, एंड इफ वी हैव टाइम देन विल स्टार्ट लेट्स से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, जिसमें आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वो सब टर्म समझेंगे। इवेंचुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वहां तक शायद हम लोग पढ़ पाने चाहिए आसानी से, है ना? सो टिल नाउ जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी तक। सो टिल नाउ वी नो रेट ऑफ इफ्यूजन, till now we know rate of effusion is directly proportional to partial pressure difference multiplied by cross sectional area divided by root of m and divided by, let's say, root of t. You know, let's say at constant pressure temperature, rate of effusion was inversely proportional to square root of molecular mass for, let's say, given cross sectional area। और ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ पा रहे थे कि R2 divided by R1 is nothing but root of M1 divided by M2, or you know it is R2 divided by R1 is nothing but density of gas 1 divided by density of gas 2। yes, यहाँ तक पढ़ा है हम लोगों ने सबने? Yes, sir. Yes, sir. Rate of effusion inversely proportional to square root of molecular mass था, which may be further equal to, let's say, volume of gas effused in T2 time divided by volume of gas effused in T1 time, should be nothing but root of D1 divided by D2, and from here T1 divided by T2, which is time taken, should be proportional to, let's say, root of M1 divided by M2। yes, बच्चे लिख सकते थे ऐसा? for same वॉल्यूम का इफ्यूजन फॉर सेम V1 या V1 इक्वल टू V2, लेट्स से, है ना? सो आज इसके बेस पे कुछ हम लोग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ सकते हैं इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बेस पे, एंड देन विल डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। उन्होंने कुछ वो अमोनियम क्लोराइड वाला एग्जांपल भी किया है क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और समथिंग लाइक दिस? नहीं सर, लेकिन मॉड्यूल नहीं सर। ठीक है, ये इतना लास्ट क्लास में लिखा था, समझा था इतना लास्ट क्लास में?
इसमें लास्ट क्लास के इन नोट्स में कुछ डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। सर लास्ट क्लास में हमने वॉल्यूम से रिलेटेड एटलीस्ट मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये लिख सकते हो, जैसे लास्ट वाला लाइन अभी भी लिख सकते हो, फॉर इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम, ऐसा लिख लो, है ना। फॉर इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम, लेट्स से V1 एंड V2 इक्वल हो जाता तो V1 एंड V2 कैंसिल्ड आउट हो जाता, तो ये आ जाता T1 डिवाइडेड बाय T2 शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ M1 बाय M2। ओके सर। ठीक है। Now, before we'll do a few question based on this, कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं इफ्यूजन और डिफ्यूजन का। जैसे one of the practical aspect is, let's say, suppose in chemistry Sir, lab. can you please show the last slide 1 minute? Yes, Eluda. Done. In lab, let's say in chemistry lab, here you can just try to imagine कि भाई let's say suppose मेरे पास कुछ इस टाइप का ये फ्लास्क है, suppose, है ना। क्या बोलते हैं इस फ्लास्क को? क्या कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? नहीं, राउंड बॉटम। अच्छा, राउंड बॉटल फ्लास्क बोलते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क। तो सपोज इस राउंड बॉटल फ्लास्क में here we have suppose ammonium chloride solid, and once you start heat this ammonium chloride solid, so on heating it can decompose। ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसको हीट करने पे ऑब्वियसली ये डिकम्पोज हो जाता है। ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, है ना, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड ऑन हीटिंग इट कैन गिव let's say ammonia gas and it can give let's say HCl gas। out of ammonia and HCl gas इसमें कौन सा एसिडिक गैस है और कौन सा बेसिक गैस है? सर HCl एसिडिक होगा। HCl let's say एसिडिक है और ये जो NH3 है ये let's say बेसिक गैस है ना। NH3 बेसिक है और HCl let's say एसिडिक गैस है ना। now suppose if a moist red litmus paper, suppose if a moist red litmus paper is placed at the mouth of let's say this flask, क्या होगा इसका कलर? सब ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू हो जाएगा। इन दोनों में से कौन सा लाइटर गैस है? अमोनिया लाइटर गैस है कि HCl लाइटर गैस है? अमोनिया। You can say molecular weight of ammonia is just 17 and molecular weight of HCl is 36.5, है ना? Yes, sir. So here you can say first ये जो red litmus paper है it will turn blue। ये जो पहला red litmus paper है it will turn blue since ammonia can effuse faster। तो पहले अमोनिया वहां आ जाता and then फिर बाद में जब HCl आता HCl which is acidic gas, do you think ये जो litmus paper था it again turn red? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो कुछ इस टाइप का ऑब्जर्वेशन होता है ना। ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, जैसे रेड लिटमस पेपर, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर वहां रखते हैं हम लोग, पहले वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता और ब्लू से वापस से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया कैन इफ्यूज फास्टर, सो अमोनिया पहले पहुंच जाता लिटमस पेपर तक, HCl लेट से रिलेटिवली बाद में पहुंचेगा।
Similarly, if you see another practical aspect of, let's say, fusion, do you think, let's say, CNG is more safe in comparison to LPG? यस बेटा, कुछ ऐसा पढ़ा या समझा या सुना है? ऐसा गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होते हैं कि भाई गाड़ी चलाते समय या गाड़ी में एलपीजी का सिलेंडर नहीं रखना है, सीएनजी की जगह, है ना? सुना तो है। अच्छा, ठीक है. So Yes, sir. if you see, as per CNG is concerned, which is compressed natural gas, it consists nearly 90% methane only. Or as per LPG is concerned, it is 75% technically butane. So दोनों में से किसका इफ्यूजन या डिफ्यूजन फास्टर होगा? मीथेन का सर. So you can say CNG can diffuse faster. Can diffuse faster in open atmosphere in the case of leakage in tank, है ना? अगर सीएनजी ओपन एटमॉस्फेयर में ज्यादा तेजी से डिफ्यूज हो जाता तो वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा ना गाड़ी के आसपास. मतलब ये देखो, कुछ तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई लेट्स से ये गाड़ी था जिसमें फ्यूल टैंक रिलीज हुआ, गैस रिलीज हुआ, तो मे बी इसके सराउंडिंग में एक गैस बचा का बचा रह जाए, और एक गैस हो सकता था कि वो लेट्स से कुछ ऐसा डिस्पर्स या डिफ्यूज हो जाए. तो कौन सा ज्यादा डेंजरस है, ये येलो वाला कि रेड वाला? येलो है ना. येलो अगर उसके आसपास ही एक्यूमुलेट रह जाता तो वहां ब्लास्ट हो सकता था गाड़ी में, है ना. So CNG, which is having low molecular mass, can diffuse faster in air in comparison to that of butane, है ना. So butane is more dangerous in comparison to CNG as a fuel, है ना. Yes, sir. ये दोनों प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझे डिफ्यूजन के तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और लिख भी लिया है ऐसा? हाँ सर. 2 minutes, sir. Yes, sir. हाँ सर, हो गया. लिख लिया? गुड, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट में लेट्स से एक दो मैं थोड़ा सा और एप्लीकेशन समझाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. ओके, जस्ट टेल मी, सपोज in this container, suppose we have helium gas. In this container, if we have helium gas at 1 atmosphere, and let's say इस side we have vacuum, yes, and in another case, suppose if we have helium gas at 1 atmosphere
and outside we have nitrogen gas at 1 atmosphere. इसे दोनों के दोनों केस में हीलियम का इफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे। मतलब यहाँ भी हीलियम इफ्यूज करने वाला है और यहाँ भी हीलियम इफ्यूज करेगा, पक्का पक्का, श्योर श्योर है ना। लेट्स से यहाँ हाँ सर। रेट R1 है और यहाँ रेट R2 है। सो इफ यू कंपेयर रेट ऑफ इफ्यूजन, इफ यू कंपेयर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम, दोनों में से कौन सा ज्यादा होने वाला है बेटा इसमें, R1 की R2? R1 R1 R1। R1 As per law of diffusion is concerned, this R1 should be equal to R2. बेटा दोनों केसेस में do you think partial pressure difference of helium gas will be same, 1 atmosphere 1 atmosphere? Yes, sir. yes sir So you can say in both cases partial pressure difference of helium gas, do you think it will be nothing but 1 minus 0 atmosphere only? So दोनों के दोनों केस में जो rate of diffusion of helium है वो आइडेंटिकल रहने वाला है। Yes, getting my point? Yes, sir. तो बेटा सर एक बार वापस। बेटा इस वाले केस में obviously nitrogen gas will enter inside simultaneously, है ना, बट दोनों के दोनों केस में जो हीलियम का रेट ऑफ इफ्यूजन है इट विल बी सेम, सिंस एज पर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम इज कंसर्न it should be directly proportional to its partial pressure difference divided by molecular mass of the helium. तो वो तो दोनों के दोनों केसेस में सेम है एग्जैक्टली। sir I can't understand Why rate of diffusion of helium is directly proportional to partial pressure difference. ये समझ में आता है कि नहीं? yes sir अच्छा, पहले वाले केस में हीलियम बाहर कितना है 0, अंदर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 minus 0। दूसरे वाले केस में हीलियम बाहर कितना है कंटेनर से 0, अंदर कितना है 1, तो डू यू थिंक दोनों के दोनों केस में जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है हीलियम का वो 1 minus 0 ही है? सर अगर हीलियम अंदर 5 या 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता तो फिर वैक्यूम से डिफरेंस होता ना, मींस वैक्यूम पे और N2 पे। क्या फिर से बोलो सर हीलियम अंदर 5 to 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता। चलो कर देते हैं, देखो 6 एटमॉस्फेयर पे कर देते हैं और इसको भी 6 कर देते हैं। अब बताओ, तो दोनों के दोनों केस में जो हीलियम का रेट ऑफ इफ्यूजन या पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है वो 6 minus 0 हो जाएगा। सर बट N2 कोई प्रेशर एग्जिस्ट मींस एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि वैक्यूम तो खाली है, N2 तो कोई तो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा ना। बेटा वही इफ्यूजन से तू समझा नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना। इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कोई हिंडर थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है हीलियम के लिए बेटा, उसके पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल है। उसके जो मतलब इट डिपेंड्स। अदरवाइज भाई अगर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूं तुझे कि भाई सपोज एक होल यहाँ है, यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो नाइट्रोजन इधर आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ चलो मुझे पहले। नो सर। हैं? आएगा। अबे तू लास्ट क्लास में था कि नहीं था? आएगा। बेटा यही तो है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ओके सर गॉट इट। तो नाइट्रोजन इधर आएगा और ऑक्सीजन इधर जाएगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में पार्शियल प्रेशर 0 है और नाइट्रोजन का राइट हैंड साइड में पार्शियल प्रेशर 0 है बेटा। हाँ सर समझ आया। ठीक है चलो, अच्छा बच्चा है ना। यस बच्चे, किसी और बच्चों को ऐसी टेंशन है कोई?
ये होता ही है मूवमेंट गैस के मॉलिक्यूल का उसके पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से है ना। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। दोनों हाँ, एक सर। दूसरे को काट नहीं कर सकते, मींस वन एटमॉस्फेयर और इक्वली इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। बेटा वो जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, जब तक दोनों साइड हीलियम गैस का पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा, ओके सर। है ना। तो सर जैसे जैसे और क्वेश्चंस करेंगे बच्चे को कुछ और आइडिया लगेगा, है ना। यस, सो लेट्स हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्यूजन। इफ a balloon filled with nitrogen gas at 1 atmosphere is placed in following atmosphere just after a pinhole developed in balloon, let's say, comment on initial change in size of balloon। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा पहला एक पार्ट एटलीस्ट। तो स्टार्टिंग में बलून के साइज में क्या चेंज होने वाला है उस पर कमेंट करना है। लेट्स से ए पार्ट इज इफ इट इज प्लेस्ड इन ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर, जहां ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है इट इज नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर। सो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, उसका सॉल्यूशन मैं ए पार्ट का बताता हूं, बी पार्ट यू शुड ट्राई। दिस मे बी सपोज एनी ऑफ द बलून, सपोज कौन से गैस से फिल्ड है? नाइट्रोजन गैस से फिल्ड, N2 गैस से, है ना। तो ये लेट्स से मेरे पास कोई भी एक बलून है जिसमें N2 गैस भरा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर पे। Outside we have oxygen gas at 1 atmosphere and there is a tiny hole in this balloon. So do you think nitrogen gas will try to exit from this balloon as outside there is no nitrogen gas? Yes, And sir. Yes, sir. simultaneously oxygen gas will try to enter into balloon. So to compare the rate of effusion, can we say initially partial pressure difference of nitrogen will be nothing but 1 minus 0, same as let's say 1 atmosphere, and partial pressure difference of oxygen is nothing but 1 minus 0, same as 1 atmosphere. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. अच्छा, Yes, rate sir. of effusion of N2 is proportional to its partial pressure difference divided by root of 28. So proportional to 1 divided by root of 28. Rate of effusion of O2 is proportional to partial pressure of O2 divided by root of 32. And let's say it is 1 divided by root of 32. Yes? Yes, sir. अच्छा, किसका रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है, नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन। So rate of effusion of nitrogen is more than rate of effusion of oxygen, and thus can we say जो balloon है, balloon will shrink, ज्यादा गैस इफ्यूज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू गैस जो एंटर होगा बलून में। Yes, sir. ठीक है, चलो ए पार्ट तुम लोग लिखो, फिर बी पार्ट तुम लोग मुझे ट्राई करके दिखाना।
So nitrogen will try to escape from the balloon and oxygen will try to enter into balloon. सर बट फिर बाद में जैसे ऑक्सीजन एंटर करने लग जाएगा वैसे वो बलून वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा. इनिशियली तो बलून श्रिंक होगा और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी जहां मोर ऑफ लेस ना इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना. इक्विलिब्रियम मींस जितना गैस बाहर रिफ्यूज कर रहा होगा उतना ही गैस अंदर भी एंटर कर रहा होगा. उसके बाद बलून के साइज में चेंज नहीं होगा, है ना. ओके सर. बट सर ऐसा नॉर्मली तो होता नहीं है, मींस यस, नॉर्मली इसलिए नहीं होता कि भाई सपोज नॉर्मली अगर हम जो बलून भरते हैं तो उसमें हाई प्रेशर से बलून भरते हैं, है ना. नॉर्मल कंडीशंस में बलून एनलार्ज ही नहीं होगा, ऐसा बोल सकता है ना. जैसा अगर बलून तो ओपन ही रहता है ना उसका होल, तो भाई अगर हम नॉर्मली जब ब्लो नहीं करते हैं तो उसके अंदर गैस प्रेजेंट होता होगा कि नहीं प्रेजेंट होता होगा, ये बताओ मुझे. जब बलून नॉर्मली ऐसा रहता है उसको ब्लो नहीं करते हैं तब उसके अंदर कुछ होता है गैस कि नहीं होता होगा. नो, होता है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर तो होता ही. ओके, मींस सम गैस. यस. अब जब हम लोग ब्लो करते हैं तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ब्लो कर देते हैं ना. यस सर. ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की वजह से उसका अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा हो जाता है ना. ओके. तो जब तक उसमें एयर बाहर निकलता ही रहेगा जब तक वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं आ जाता है वापस. बट सर अगर कंडीशन रिवर्स की जाए, मींस O2 अंदर भरा जाए और N2 बाहर रख दिया जाए तो फिर बलून इन्फ्लेट करेगा. यस, पक्का बलून बढ़ जाना चाहिए साइज में बेटा. इन्फ्लेट करेगा सर. कितने लिमिट तक? कितने लिमिट तक? जब तक बलून फट नहीं जाएगा यार, या अंदर का प्रेशर या बाहर का प्रेशर पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा, है ना. सर तो इस केस में जो बलून है वो साइज में बढ़ता जाएगा ना? इसमें तो श्रिंक होगा बेटा. इस सर वाले तो जब O2 अंदर भरेंगे और N2 बाहर है. देखो मैं एक एग्जांपल ऐसा ले ही लेते हैं ना. बी पार्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ जो प्रेशर है इंस्टेड ऑफ 1 एटमॉस्फेयर सपोज ये 1.5 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, है ना. मैंने ऑक्सीजन गैस का बस प्रेशर ही बढ़ा दिया है बाहर, उसमें क्या है ना. सो इन दिस केस कैन वी से यहाँ जो ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा, इट विल बी नथिंग बट 1.5 एटमॉस्फेयर. यस सर. और यहाँ ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ या 1.5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 32. इन दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा है? रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2 is more than rate of effusion of Yes, sir. N2, and in this case balloon will enlarge. क्योंकि ज्यादा गैस बलून के अंदर चला जाएगा इन कंपैरिजन टू जो गैस बाहर निकलेगा. अभी सेकंड वाले केस में इंस्टेड ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इट इज 1.5 एटमॉस्फेयर. रेट ऑफ इफ्यूजन दो चीजों पे डिपेंड करने वाला है. एक तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कितना है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास. इससे ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर, क्लियर है. क्लियर है ठीक, लिख लिया है क्वेश्चन और उसका आंसर? सर. 1 मिनट सर. 1 मिनट सर. हाँ सर, लिख लिया. ओके, अभी देखते हैं बेटा. हाँ सर, हो गया. ओके यस. चलो मैं
एक दो क्वेश्चन अब शेयर करता हूँ तुम लोग के स्क्रीन पे। तुम लोग क्वेश्चन को चाहो तो एक लिमिट तक कॉपी भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा तुम लोग को स्क्रीन पे? Yes. 3 moles of gas X and 2 moles of gas Y enter from end P and end Q in a cylinder. The cylinder has a area of cross sectional A shown as under. The length of the cylinder is 150 centimeter. Gas X intermix with gas Y at a point A. If molecular weight of gas X and Y are respectively, then what will be the distance of point A from Q? Q वाले end से कितना distance है ना? सर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं होगा दोनों गैस के लिए, क्योंकि दोनों गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट गिवन है। एक के मोल्स 3 गिवन है और एक के मोल्स लेट्स से 2 गिवन है क्वेश्चन। तो ये कंफर्म है कि गैस X का जो प्रेशर है और गैस Y का जो प्रेशर है उसमें 3:2 का रेशियो रहेगा क्या? हाँ सर। जो मोल्स का रेशियो है आई होप वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी हो जाता है। सर तो हम सेम वॉल्यूम के लिए लगा के भी तो कर सकते हैं ना सर, बिना पार्शियल प्रेशर के। हाँ बट तो मोल्स के रेशियो तो लेना पड़ेगा बेटा। मैं थोड़ा सा हिंट दूं तुम लोगों को? नहीं सर 2 मिनट। नहीं सर 2 मिनट। जैसे मैं सिर्फ एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ, क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। You can simply say, let's say distance traveled by gas is directly proportional to rate of effusion. नहीं बच्चे, डी आंसर नहीं है। निशिता, distance traveled by gas is directly proportional to rate of effusion, and rate of effusion is directly proportional to partial pressure या pressure divided by square root of molecular mass. और ऑब्वियसली यहाँ भी अगर ये डिस्टेंस सपोज तुमने x एज्यूम कर लिया जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस 150 माइनस x हो जाता है ना। का शायद बी ऑप्शन भी नहीं है बेटा उसका आंसर, तो कैलकुलेशंस करो। ए ऑप्शन, चलो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। सो सी ऑप्शन देखो सारे ऑप्शंस सब बच्चों ने मिलके कुछ ना कुछ करके बता दिया है, शायद उसका आंसर सी ऑप्शन है। देखो एक बार चेक भी कर लेते हैं, है ना। सो कैन वी से रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस Y डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस X। गैस Y के नंबर ऑफ मोल्स है 2, गैस X के नंबर ऑफ मोल्स है 3 इनटू molecular mass of gas X divided by molecular mass of gas Y, and do you think it is nothing but X divided by 150 minus X? Yes, बच्चे क्लियर है कि नहीं है? Yes sir. Okay. From here let's say ये आ जाता मेरे पास 2 divided by 3 and root of, do you think it 20 divided by 80 है ना molecular mass?
x एंड y का? Yes, यस. sir. So it is x divided by 150 minus x. ये हो जाए 1/3 हो गया ना, फिर सीधा सीधा बस ये बस 1/3 है ना. So 1/3 is x divided by 150 minus x, and from here 4x comes out to be 150. It means x का value is 37.5. Yes, थोड़ा C ऑप्शन आएगा उसका आंसर. थोड़े इस क्वेश्चन को मोर ऑफ लेस नोट्स में लिख सकते हो, थोड़ा सा रफ करके तुम लोग, और उसका सॉल्यूशन भी देखो, समझो, लिखो उसको, है ना. ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी. सर ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है? ये क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है बेटा, है ना. इसके जैसा सा है मॉड्यूल में, है ना. सर वो 2/3 रूट mx अपॉन my कैसे आया? यस बेटा, अभी बताता हूँ. देखो, डू यू थिंक ये जो y के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 है, और x के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 है. तो डू यू थिंक उन दोनों गैस का बेटा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा कि नहीं होगा? तो वही कर लिया बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो रेशियो लेते समय प्रेशर का रेशियो विल बी नथिंग बट मोल्स का रेशियो. ठीक है. तो एक के मोल्स 2 है और एक के मोल्स 3 है. सर वो आपने उसे Done, sir. x माइनस x से क्यों इक्वेट किया? अच्छा, क्यों इक्वेट किया? एक ने सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, तो दूसरे ने उसी टाइम में 150 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, उसी टाइम में. यस सर. क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर था. यस सर. इस बेटा किसी बच्चे को कुछ और डाउट है इसमें? No. बेटा आराम से डिस्कस कर सकते हो, बहुत टाइम है लोगों के पास, है ना. यस, लिख के हुआ है. 2 मिनट सर. हाँ सर हो गया. चलो मैं और क्वेश्चन शेयर करता हूँ. इसके जैसा सा ही है, ट्राई करना बेटा. मोर ऑफ लेस इसके जैसा सा ही क्वेश्चन है, वो तुम लोग ट्राई करोगे अभी. लेट्स से इट इज यस. तो क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर. यस, तुम लोग के पास थोड़ा सा टाइम है तो लिख भी सकते हो क्वेश्चन को, जिससे उसका सॉल्यूशन में फिर रिलेवेंस समझ में आएगा नोट्स में. देयर आर 201 equidistant row of spectators sitting in a hall. A magician release laughing gas N2O from the front and tear gas जिसका molecular mass let's say 176 है from the rear of the hall simultaneously. The distance of magician from front row is equal to the distance between rows. Which row spectators will have tendency to smile and weep simultaneously, assuming the last row is touching the wall? सपोज अगर मेरे पास यहाँ मैजिशियन था, ऐसा मैजिशियन है ये, यहाँ एक डिस्टेंस पे ये फर्स्ट रो है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ये सेकंड रो है, एग्जैक्टली थर्ड डिस्टेंस, एंड सो ऑन, उतना डिस्टेंस, एंड ये लास्ट है. लास्ट मीन्स
201 है ना। यहां से क्या रिलीज हुआ है, कौन सा गैस रिलीज हुआ है? N2O, इट इज लाफिंग गैस रिलीज हुआ है। और एग्जैक्टली यहां से जो गैस रिलीज हुआ है इट इज नथिंग बट टीयर गैस। तो सपोज हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा। यस प्रथनव तुम्हारा आंसर सही है बेटा। सपोज यस नमन तुम्हारा आंसर भी सही है। सपोज इतना डिस्टेंस ये दोनों गैस सेम टाइम में ट्रेवल कर लेंगी, सपोज है ना। इतना डिस्टेंस दोनों गैस लेट्स से सेम टाइम में ही ट्रेवल कर लेगा। सो अच्छा ये हमें बताना है कि कौन सी रोज पे है। सपोज ये सब मिला के अगर x है रोज, तो पीछे से कितना रोज हो जाएगा ये? 200 माइनस x। 200 होगा 201 होगा? 200 होगा क्योंकि लास्ट वाला तो एकदम टच में है उसके, है ना। तो 200 माइनस x, then obviously you can simply say distance traveled is directly proportional to rate of effusion. So you can say rate of effusion of, let's say, N2O, rate of effusion of N2O and rate of effusion of, let's say, tear gas equal to root of molecular mass of 176. अच्छा N2O का मोलिकुलर मास कितना है बच्चे? N2O का मोलिकुलर मास कितना आ रहा है? 44. अच्छा 44. And do you think it is nothing but x divided by 200 minus x? Yes sir. अच्छा ये सब मिला के कितना है, कितने टाइम चला जा रहा है ये 176 डिवाइड बाय 44? 2 टाइम मतलब 4 टाइम या? तो डू यू थिंक ये 2 आ जाएगा मेरे पास? So x should be equal to 400 minus 2x, and from here x का value is 400 divided by 3 आएगा ऐसा? Yes? Yes sir. टेक्निकली ये x का वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास 133.33 कुछ ऐसा ऐसा करके, है ना। 134. तो ये जो 134th वाला रो होगा उसमें साइमल्टेनियसली यू कैन से अप्रोक्सीमेटली वो हंस भी रहा होगा, रो भी रहा होगा, ऐसे करके, है ना। सर 134 क्यों होगा सर? सर व्हाई नॉट 133rd? अच्छा ये देख लो, ये डिस्टेंस चेक कर लेना। ये 100 होना, 200 होना चाहिए था, 201 होना चाहिए बचेंगे तो भाई डिस्टेंस। 201. सर मैजिशियन का भी वही डिस्टेंस है ना रो से? हाँ मैजिशियन का भी वही डिस्टेंस है ना एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है 201 नहीं होना चाहिए सर 201 होना चाहिए भाई, क्योंकि मैं यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो 01 तो 201 होना चाहिए वहां, है ना। 201 करेंगे तो देखो एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर भी आएगा हम लोगों का, है ना। यस सर। हाँ सर एग्जैक्ट 130. यस सो इट इज 201. So it is 201. It is nothing but let's say 201 minus x, है ना। So यहां से सब मिला के मेरे पास जो आंसर आ जाएगा x का, यहां से x का वैल्यू प्रिसाइजली 134 आ जाएगा शायद, है ना। आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। Yes sir. 0 पे मैजिशियन है और पीछे से 201 है, तो टोटल तो डिस्टेंस 201 इक्विवेलेंट ही है ना बेसिकली। यस बच्चे, ये सम और उसका सॉल्यूशन क्लियर है? यस सर।
सर अपने मासेस को उल्टे क्यों लिखे रेशियो में? The rate of effusion is inversely proportional to square root of molecular mass. अच्छा ओ हाँ समझा समझा। ना वही है ना, रेट ऑफ इफ्यूजन के इक्वल ही या प्रोपोर्शनल ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी होगा। हाँ सर। सर मैंने उल्टा लिखा था इसके लिए मेरा गलत आ रहा है, ऊपर 44 लिखा। इस बच्चे ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो मैं और क्वेश्चंस बताता हूँ। या बिफोर वी डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, थोड़ा सा देखो मैं थियरी लिखा देता हूँ तुम लोगों को। क्या है? टू कंपेयर रेट ऑफ इफ्यूजन, टू कंपेयर rate of effusion of gaseous mixture, या you can say with gaseous mixture, its average molecular mass, its average molecular mass should be considered. To compare rate of effusion with gaseous mixture, its average molecular mass should be considered. जैसा मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, rate of effusion of a mixture to rate of effusion of any gas should be equal to molecular mass of gas divided by average molecular mass of mixture. Yes, it's clear है? यस सर। ठीक, इसके बेस पे भी हम लोग कपल ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो इसमें किसी को डाउट है, किसी बच्चे को कुछ? नो सर। नहीं, चलो लिख लिया है इतना? यस। Yes. ठीक, चलो 2-3 क्वेश्चन हम लोग इसके बेस पे भी कर लेंगे। लेट्स से yes, suppose under identical condition of pressure and temperature, 4 liter mixture of H2 and CH4 effuses through a hole in 5 minutes, whereas 4 liter of gas X जिसका molecular mass 36 है, take 10 minutes to effuse through same hole. The mole ratio of hydrogen and CH4 in mixture is. So यहाँ देखो हम लोग कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा। rate of effusion of mixture is to rate of effusion of gas X should be equal to molecular mass of gas X divided by molecular mass of mixture, जो average molecular mass of mixture आ जाएगा, let's say, है ना? Is it clear? Yes sir. Yes, देखो किसी बच्चे को आंसर भी आ गया है भाई। क्वेश्चन में ना साथ साथ में लिखते रहो, इट विल हेल्प यू जब तुम रिवाइज करोगे अपने नोट्स, है ना? क्वेश्चन लिखने से ना क्या क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन लिखा था उस टाइम नोट्स में वो पता रहेगा। और तुम लोगों को क्वेश्चन लिखने में अगर बहुत टाइम लग रहा है तो मुझे बताओ, क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चंस भी मैं तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना?
नहीं सर, हो जाता है। हो जाता है ना, ठीक। ये दोनों के दोनों केस में 4 लीटर ऑफ गैस ही इफ्यूज हुआ है ना। सो यू कैन से यहाँ 4 लीटर इफ्यूज हुआ है इन हाउ मच टाइम, 5 मिनट। और दूसरे वाले केस में भी 4 लीटर ही इफ्यूज हुआ है बट इन लेट्स से 36 मिनट, नहीं इन 10 मिनट। इन 10 मिनट should be equal to molecular mass of gas X which is 36 divided by ये average molecular mass of the mixture। यस नमन, देखते हैं शायद डी आंसर नहीं था, डी शायद किसी और बच्चे ने भी मुझे बताया था आंसर। डू यू थिंक ये रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है ना। सो फ्रॉम हियर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, डू यू थिंक 36 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9 आ जाएगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो ये तो आया एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोगों को इसमें हाइड्रोजन एंड CH4 का मोलर रेशियो फाइंड आउट करना है ना। सपोज एज्यूम कर सकते थे हम लोग, क्या एज्यूम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के जो मोल्स हैं वो X है और CH4 के जो मोल्स हैं वो Y है। तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, डू थिंक हाइड्रोजन का 2 टाइम्स ऑफ X आ जाता, मिथेन के लिए 16 टाइम्स ऑफ Y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज X प्लस Y, यही होगा ना एवरेज मॉलिक्यूलर मास। Yes, sir. अच्छा, इट शुड बी इक्वल टू 9। यहाँ से बस हम लोगों को X और Y का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो शायद फाइंड आउट हो जाना चाहिए यहाँ से। अब जा जैसा इट शुड बी 2X प्लस 16Y should be equal to 9X plus 9Y। सर डी ऑप्शन आ रहा है। हाँ सर डी डी ऑप्शन आ ऑप्शन। रहा है, ठीक है सर, डी ऑप्शन एक आंसर यस है। सर। तो ये आ जाएगा 7X इक्वल टू 7Y एंड X इज टू Y का जो रेशियो है वो 1:1 आ जाएगा, डी ऑप्शन। सर 1 मिनट क्वेश्चन लिखना है तो प्लीज स्क्रीन मत चेंज करना। नहीं करूंगा मैं। इन मीन वाइल बेटा किसी बच्चों को डाउट्स रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में तो पूछो, क्योंकि हम लोग ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी। हाँ सर लिख लिया, थैंक यू। ये बड़े सब बच्चों का लिख के हुआ। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स से इसी टाइप का सपोज है ना। दिस मे बी सपोज कौन सा अच्छा क्वेश्चन शेयर करूं तुम लोग के साथ। चलो ये कर लेते हैं। एट 1200 degree Celsius, mixture of Cl2 and chlorine atom, both in gaseous state, effuse 1.16 times as fast as krypton, effuses under identical condition, calculate the fraction of chlorine molecule dissociated into atoms। चलो पहले तो हम लोग इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। पहले तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये लेट्स से मेरे पास मिक्सचर है,
जिस मिक्सचर में Cl2 भी है और जिस मिक्सचर में Cl भी है। पहले क्वेश्चन को लिख लो, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। यश, आशका, अगर तुमने क्वेश्चन लिख लिया है तो उसका आंसर भी बताओ मुझे, फिर बाद में सॉल्व करके। तो हम लोग को ये जरूर करना पड़ेगा यहाँ भी कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ लेट्स से क्रिप्टन should be inversely proportional to molecular mass of krypton is to let's say average molecular mass। ये जो वैल्यू है ये 1.16 है। आशिका, तुम्हारा आंसर काफी पास में ही है बेटा, है ना? यस प्रथनव, तुम्हारा आंसर भी एकदम पास में ही है, मतलब सही है, तुम लोगों का दोनों का आंसर सही है ना? 1.16 और यहाँ क्रिप्टन का मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दिया है 83.8। नहीं धर्मेल बेटा, तेरा आंसर सही नहीं है। यहाँ से एक तो इक्वेशन मुझे ये मिल रहा है यार कि रूट ऑफ 83.8 डिवाइडेड बाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी 1.16 और यहाँ से तुम लोग मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो। इस बेटा कितना आ रहा है, पहले एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताओ। मतलब तुम लोग चाहो तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो यार। 1.16 का स्क्वायर तो कुछ 62 आ रहा है। 62 के आसपास आ रहा है। चलो अप्रोक्सीमेटली ये 62 आ रहा है। 62.28 है, कोई बच्चा बता रहा है प्रिसाइजली, है ना? चलो ऐसा प्रिसाइजली लिख लेते हैं। ये 62.28 एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ये तो हुआ क्वेश्चन का एक हाफ कि भाई हम लोगों ने क्वेश्चन में एवरेज मॉलिक्यूलर मास गैस का फाइंड आउट कर लिया। फिर हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। Cl2 गैस कैन डिसोसिएट इनटू 2 क्लोरीन। यस हितांश गोपानी, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। तो ये 2 क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता। सपोज स्टार्टिंग में यहां इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लो। सपोज सब मिला के जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका 1 है। ये स्टार्टिंग में 0 होगा। 1 में से सपोज x डिसोसिएट हो गया तो डू यू थिंक ये 2x बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते? यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाते 1 माइनस x एंड कैन वी से प्लस 2x इज नथिंग बट 1 प्लस x। यही आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नाउ एवरेज, है ना? एवरेज मॉलिक्यूलर मास, है ना? एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी नथिंग बट कैन बी से टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही आएगा ना एवरेज मास पर मोल। आएगा कि नहीं ऐसा? यस सर। अच्छा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास है कितना सब मिला के? सर 62 ले लो, इजी पड़ेगा। 62, ठीक है। मतलब अभी तो कैलकुलेटर से कर लेंगे यार। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, नहीं?
62.28। अच्छा, टोटल मास कितना होगा? डू यू थिंक 1 मोल ऑफ Cl2 का मास कितना होता है बेटा? 71। अगर ये टूट भी जाएगा तो डू यू थिंक टोटल मास 71 ही रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग? Yes. Yes, sir. एंड लेट्स से इट इज 1 + x। यहां से शायद मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा। देखो कितना आता है, 0.14 है क्या? यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए ना, 0.14। सर आप Cl2 के बाद से एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? सर वो कितना? Cl2 वो मोल्स कैसे हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आए ये? सपोज मैं ये बोल रहा हूँ अगर इवेंचुअली अगर मुझे रेशियो ही लेना था तो मैं Cl2 के टोटल मोल्स स्टार्टिंग में 1 ले लूं 2 ले लूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। मैं जिस रेशियो में मास बढ़ेगा उसी रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा इवेंचुअली, है ना। सपोज मैंने 1 मोल ले लिया स्टार्टिंग में Cl2 का, उसमें से अगर x मोल डिसोसिएट हो गया है, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है ना, द फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड। तो 1 में से कितना डिसोसिएट हो गया है? तो लेट्स से सपोज x डिसोसिएट हो गया है, तो डू थिंक क्लोरीन गैस के 2 मोल्स बन जाते, 2x मोल्स बनेगा कि नहीं बनेगा? 1:2 के रेशियो में। यस सर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब लोगों ने गैस के कितने हैं? Cl2 का मोल्स 1 - x है एंड Cl के मोल्स 2x हैं। सबको ऐड कर देंगे तो डू यू थिंक 1 + x आ जाएगा? यस सर। अच्छा, 1 + x सब मिला के मोल्स हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मास हम लोग बोल सकते हैं वो 71 है, क्योंकि क्लोरीन का मैंने 1 ही मोल लिया था Cl2 का, और Cl2 के 1 मोल का मास 71 ग्राम है, है ना। सर लेकिन मिक्सचर में Cl के एटम्स तो थे ना सर? क्या बेटा? सर मिक्सचर में Cl के एटम्स भी तो थे, आपने तो बस। हाँ, तो बेटा जो Cl के एटम्स बने हैं वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन की वजह से तो बना है बेटा मिक्सचर में। बेटा जो क्लोरीन के एटम्स बने हैं, एक इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के तो यही लग रहा है ना भाई, क्लोरीन मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हुआ, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, तो Cl2 ही तो डिसोसिएट होके क्लोरीन एटम बनाएगा। यस। और सर जो एटम्स प्रेजेंट है उनका क्या? नहीं बेटा, स्टार्टिंग में टेक्निकली कोई एटम प्रेजेंट नहीं है ना। यही तो है मिक्सचर कंटेनिंग Cl2 एंड क्लोरीन एटम। वो मिक्सचर बना ही Cl2 के डिसोसिएशन की वजह से होगा। सर उधर 7 10 है या 71 है? 71 होगा ना। जैसे इसका मास सब मिला के कितना हो जाएगा? 71 ग्राम नहीं हो जाएगा 1 मोल ऑफ Cl2 का मास? यस सर। तो मैंने 1 मोल ऑफ Cl2 का मास ले लिया बेटा, और वो कुछ भी डिसोसिएट हो जाए टोटल मास तो अभी भी 71 ही रहेगा ना फाइनली भी। नहीं? यस सर, यस सर। सर हम लोगों ने इसमें टेम्परेचर का कोई यूज नहीं किया ना? नहीं बेटा, टेम्परेचर का कोई यूज है भी नहीं, लेट्स से, है ना। आइडेंटिकल कंडीशंस है, तो 1200 डिग्री सेल्सियस का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन। यस बच्चे, क्लियर है ये क्वेश्चन की नहीं? यस सर। तो थोड़ा सा याद रखना बेटा, जब भी हम लोग मिक्सचर का रेट ऑफ इफ्यूजन कंपेयर करते हैं तो वी ऑलवेज टेक इट्स लेट्स से एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक, नाउ लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या ठीक है मैं वो शेयर ही कर देता हूँ क्वेश्चन अब जो है ना, तो आसान से क्वेश्चन में शेयर करता हूँ, उनको ट्राई करना है ना।
यस मैं ये क्वेश्चन पहले शेयर, 1 मिनट बेटा है ना, मैं अच्छा क्वेश्चन पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर करना तुम लोग। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ बोर्ड पे और फिर एक शेयर करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर है क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं आज? 6th है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखना इफ a rigid vessel, if a rigid vessel consists, you can say equimolar. If a rigid vessel consists equimolar mixture of helium and CH4 gas. If a rigid vessel consists equimolar mixture of helium and CH4 gas is allowed to effuse, into vacuum, then find out mole fraction of helium gas, find out mole fraction of helium in a gaseous mixture, which comes out from hole initially. So as per statement is concerned, ना ये दो क्वेश्चन का मीनिंग कुछ ऐसा समझ सकते हो तुम लोग कि भाई यहाँ लेट्स से मेरे पास इनसाइड आई हैव लेट्स से हीलियम गैस and inside let's say we have CH4 gas. अच्छा, दोनों की दोनों गैस को इफ्यूज करना है इनटू वैक्यूम। सो यहाँ ये CH4 गैस भी आता और लेट्स से यहाँ ये हीलियम गैस भी बाहर आता है ना। सो इनिशियली ये जो गैस बाहर आया है उसमें हीलियम का मोल फ्रैक्शन कितना है ना। यस बच्चे, क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो तुम लोग क्या है? देखो नमन ने मुझे कुछ आंसर बताया है, उसका आंसर सही भी है। एक मेरे पास आंसर 2/3 आया है, एक आंसर मेरे पास 1/2 आया है। Can we say partial pressure difference of helium and partial pressure difference of CH4 will be same,
एज वेसल में इक्विमोलर मिक्सचर है, यस सर, यस सर, इक्वल मोल सी है, तो पार्शियल प्रेशर दोनों का सेम ही होगा, बाहर जीरो है लेट्स से, है ना। हाँ सर, So I can simply say rate of effusion of helium is to rate of effusion of CH4 will be nothing but molecular mass of CH4 divided by molecular mass of helium should be nothing but root of 16 divided by 4 and it comes out to be 2. ऐसा आएगा? यस सर, अच्छा, हम लोग कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं कि इनिशियली जो गैस बाहर आएगा उसमें हीलियम का जो मोल फ्रैक्शन होगा, इनिशियली जो गैस बाहर आएगा उसमें जो हीलियम का मोल फ्रैक्शन होगा, इट विल बी रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम प्लस रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CH4 इनटू 100। अच्छा, फ्रैक्शन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, है ना। So do you think effectively ये मेरे पास बन जाएगा 2/3? यस सर, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्लियर है क्वेश्चन की नहीं? सर लास्ट स्टेप, अच्छा, लास्ट स्टेप, एकदम लास्ट स्टेप बस। सर मोल फ्रैक्शन। अच्छा, जो मोल फ्रैक्शन जब इतना लिख लिया था, अब हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज रेट ऑफ हीलियम इज टू, और रेट ऑफ हीलियम अपॉन ये क्यों लिया? बेटा आसान था ना कि टोटल हीलियम के कितने मोल्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल गैस के कितने मोल्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम, भाई मोल फ्रैक्शन होगा ना। सिर्फ हीलियम के कितना मोल्स आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ रहा है ना। हाँ सर, समझ। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा। यस सर, क्लियर है बेटा सम? यस सर, ओके, देखो लिखो जल्दी से उसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सर, लिख लिया। नाउ नेक्स्ट वन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर या 7 से पहले कुछ ऐसा हम लोग देखते हैं, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल इफ्यूजन, है ना, फ्रैक्शनल इफ्यूजन। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल समझना तुम लोग मेरे साथ, एक एग्जाम्पल, और फिर हम लोग उसको कोरिलेट कर लेंगे। अभी क्या है, लेट्स से एग्जाम्पल, सपोज दिस कंटेनर, सपोज दिस कंटेनर, पहले समझ लेना, फिर मैं जो लिखने के लिए बोलूंगा उसको ही लिखना बस तुम लोग, है ना। सपोज इन दिस कंटेनर वी हैव हीलियम गैस एंड इस कंटेनर में लेट्स से CH4 गैस है ना। कंटेनर में दोनों टाइप के गैस सपोज यहाँ प्रेजेंट है एंड यहाँ लेट्स से मेरे पास CH4 भी है और लेट्स से मेरे पास यहाँ हीलियम भी है। कितना मोलर रेशियो ले लें हम लोग इसका स्टार्टिंग में, जितना तुम्हारा मन करेगा उतना ले लेंगे। हीलियम एंड CH4 कितना, 1:1 ले लेते हैं, चलो, है ना। तो यहाँ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली ये जो मोल्स ऑफ CH4 इस 2 मोल्स ऑफ लेट्स से हीलियम है, वो सपोज 1:1 है, सपोज, है ना। अच्छा, अगर ये जो मिक्सचर है इट इज अलाउड टू इफ्यूज, if this mixture is allowed to effuse into another evacuated container, तो do you think दोनों गैस इस कंटेनर में आएगा, हीलियम भी आएगा और CH4 भी आएगा? यस सर, अच्छा, यहाँ can we say rate of effusion of helium is to rate of effusion of CH4 should be equal to, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मोल्स ऑफ हीलियम इज 2 मोल्स ऑफ CH4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम।
यस सर। तो कितना बन जाता देखो ये 1/1 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा 2 with 16 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया अभी मेरे पास 2:1। ऑब्वियसली जो लाइटर गैस है वो ज्यादा तेजी से इफ्यूज करेगा ना, सो हीलियम कैन इफ्यूज मोर इन कंपैरिजन टू CH4। तो कैन वी से अभी ये जो मोलर रेशियो होता है वो 2:1 हो जाता है क्या 1:1 से? यस बच्चे, होगा कि नहीं होगा यहाँ? यस सर। अच्छा, अब ये जो इनिशियली मिक्सचर आया था इट इज allowed to effuse into another evacuated container। सर एक मिनट सर। यस बच्चे बोलो। सर अगर रेट 2:1 आ रहा था, सर मोल्स कैसे 2:1 आ सकता है? इनिशियली बेटा, इनिशियली जो मोल्स आएंगे, अच्छा रेट वही है ना, मोल्स पर यूनिट टाइम। इनिशियली मोल्स पर यूनिट टाइम ही रेट है ना। तो सपोज अगर रेट डबल हो रहा तो इनिशियली मोल्स भी डबल आएंगे। अच्छा, यही सपोज फिर से मैंने अलाउ कर दिया है दूसरे कंटेनर में इफ्यूज करने के लिए, तो कैन वी से अब अगर मैं रेट ऑफ इफ्यूजन का यहाँ फार्मूला यूज करता, सो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम इज टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CH4। डू यू थिंक इट ऑलरेडी 2:1 है मोलर रेशियो तो? Yes, and do you think it is further multiplied by molecular mass of CH4 is to molecular mass of helium? कितना हो जाएगा इस बार ये? 4:1। 4:1। तो ये रेशियो हो जाता 4:1। ऐसा ही लेट्स से and so on and so on and so on, है ना? ये इवेंचुअली ऐसा और ऐसा हम लोग करते ही रहे। ये जो इनिशियली मोल्स इफ्यूज हो रहा था वो आगे पास होता ही गया, पास होता ही गया, पास होता ही गया। सो कैन वी से ओवरऑल आफ्टर लेट्स से n इफ्यूजन साइकिल्स, do you think after n effusion cycles यहाँ जो moles of helium and moles of CH4 का जो रेशियो बचेगा it should be equal to initial molar ratio। इसको मैं ऐसा लिख लूं, 0 नोट है ना, initial molar ratio and root of molecular mass of CH4 is to molecular mass of helium। Yes. is to molecular mass of helium। कितना पावर बन जाएगा इसका? nth पावर। यस, इसका n बन जाएगा ओवर पावर, है ना। सिर्फ इसका जो पावर है वो ऐसा n बन जाएगा। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखो, समझो। इस फार्मूले के बेस पे भी 2 सम्स हम लोग करेंगे। तो पहले वाले इफ्यूजन में जब नंबर ऑफ मोल्स मतलब डबल आ रहा है, यस बेटा, हीलियम का CH4 से, तो फिर जो इनिशियल कंटेनर है उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जल्दी कम हो जाएगा। यस बेटा, जो भी हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जो भी हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, बस स्टार्टिंग के लिए मींस उस इंस्टेंट पे जब हीलियम इज टू CH4 1:1 था, तो जैसे ही वो बाहर अलाउ हुआ, जो इनिशियली मोल्स आएंगे वो 2:1 होगा, है ना। अब पूरा का पूरा हम लोगों ने वेसल 1 के कंटेंट को वेसल 2 में आने नहीं दिया है ना। इससे पहले वो आता, वो 2:1 दूसरे किसी वेसल में अलाउ हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम पे आते आते तो बेटा सारे के सारे कंटेनर में हीलियम इस टू CH4 का मोलर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, सारे ही कंटेनर में, है ना। अगर मैंने इनफाइनाइट टाइम दे दिया इस प्रोसेस को, है ना।
यस सर। बेटा ये हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग की बातें कर रहे हैं, सिर्फ स्टार्टिंग की, है ना, कि स्टार्टिंग में जो n कंटेनर के बाद गैस के मोल्स बाहर आएंगे उसमें ये रेशियो रहेगा, है ना। मतलब हर बार रेशियो किस फैक्टर से बढ़ जाता है, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के रेशियो से बढ़ जाता है। और सर हम सक्सेसिव मोल्स क्यों लेते हैं, मतलब क्या सर बेटा? हम पिछले वाले मोल्स क्यों लेते हैं इक्वेट करते समय, अगर हम इनिशियली कैलकुलेट कर रहे हैं तो? अच्छा, पिछले वाले मोल्स ये ले रहे हैं बेटा, सपोज जैसा अगर ये 2:1 हम लोग यहाँ देखें, डू यू थिंक यहाँ जो गैस इनिशियली आएगा इसका पार्शियल प्रेशर इसके पार्शियल प्रेशर का डबल होगा कि नहीं होगा जो इनिशियली आया? बेटा जिस रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स है उसी रेशियो में पार्शियल प्रेशर भी है ना गैस का। हाँ सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ वैक्यूम है, तो डू थिंक पिछले कंटेनर में जो पार्शियल प्रेशर होगा वही पार्शियल प्रेशर डिफरेंस भी हो जाएगा। एंड रेट ऑफ इफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। यस बच्चे, किसी और बच्चे को कुछ और समझना हो तो और भी डिस्कस कर सकता है यार फिर, क्योंकि इसके बाद एक बार आप देखो मैं फिर से समझाता हूँ ना क्या किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाई, या मैं हीलियम और CH4 ही लिख देता हूँ, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम is to rate of effusion of CH4 should be equal to partial pressure of helium divided by partial pressure of CH4। मैं यहाँ डेल्टा भी लिख सकता हूँ, वैक्यूम में सीधे सीधे प्रेशर भी लिख सकते थे, multiplied by molecular mass of CH4 divided by molecular mass of helium। ये लगाना है मुझे हर इफ्यूजन साइकिल के लिए टेक्निकली, है ना। यही फार्मूला मुझे यूज करना है ना हर इफ्यूजन साइकिल के लिए। सर इफ्यूजन साइकिल ये वाला समझ आ गया, बट अगर हम इसे मींस राइट के बदले ऊपर लेते, अप साइड लेते ये बॉक्स को या कंटेनर को, तो फिर सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मींस गैस जनरली मूव करता है ना, तो ये कैसे इफ्यूज होता, मींस हो पाता? बेटा अगर ऊपर वैक्यूम है और नीचे हाई प्रेशर है गैस का, तो गैस ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस बाहर आता है, ऊपर आता है कि नहीं आता है? यस। बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गैस जाता है इवन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। ओके सर। सर ऐसे लेकिन अगर कोई लिमिट नहीं हुआ तो चलते ही रहेगा ना? यस चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। तो मतलब ये बड़ा एक टेक्निक है जिससे मैं लाइटर गैस एंड हैवियर गैस को सेपरेट कर पाते हैं टेक्निकली, है ना। इट इज ए टेक्निक टू सेपरेट लाइटर गैस एंड हैवियर गैस टेक्निकली, है ना। मतलब कैन वी से हर एक इफ्यूजन के बाद लाइटर गैस का फ्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा ना। यस सर। यस सर। ये जो प्रोसेस है वो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस में यूज होता है यार, है ना। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 237 को सेपरेट करने में यूज होता है ये प्रोसेस। सर अगर हमें थोड़े टाइम बाद की कंडीशन पूछी गई होगी तो नहीं बता सकते हैं बेटा, तब नहीं बता सकते हैं, है ना। ये बस हम लोग इनिशियल कंडीशन पे ही कमेंट कर सकते हैं। जो इनिशियली बाहर आ रहा है गैस, बस उसी पे कमेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना।
सर क्योंकि बाद में इनिशियल कंटेनर के भी मोल रेशियो चेंज हो यस जाएगा। यस, वो वाला मोल रेशियो भी चेंज हो जाएगा। यस बच्चे लिख लिया ये? यस सर। सर मुझे आपने ब्लू से एक फॉर्मूला लिखा है ना लास्ट में, वो सर क्या है? मैं से ये बता रहा था कि आफ्टर n इफ्यूजन साइकिल्स जो मोल्स ऑफ हीलियम एंड मोल्स टू CH4 बाहर आएंगे, दे शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोलर रेशियो, फर्स्ट कंटेनर का जो मोलर रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास रेज टू द पावर n है वो, है ना? ओके सर, समझ गया। यस बच्चे लिख के हुआ ये? यस सर। यस सर। चलो इसके बेस पे 2 सम्स हम लोग करेंगे। एक सम में लिखा देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें लिखना, if a gaseous mixture containing H2 and D2, if a gaseous mixture containing hydrogen and deuterium with molar ratio, है ना, with molar ratio of 1:4 is allowed to effuse in series of effusion cycles, is allowed to effuse in a series of effusion cycles, then find out number of cycles after which this molar ratio is 4:1. ऐसे ड्यूटेरियम पता है क्या होता है? D2? Yes sir. Yes sir. It is heavier isotope of hydrogen. यस देखो किसी एक बच्चे का मुझे आंसर आ भी रहा है और उसका आंसर शायद सही भी है। यस स्निग्धा, अमन, तुम लोगों का आंसर सही है। यस वैष्णवी, उदय शायद तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा। देखो मतलब ये शायद मुझे ऐसा करना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन is 2 moles of deuterium should be moles of hydrogen is 2 moles of deuterium initially multiplied by molecular mass of D2 molecular mass of H2 and ये raised to the power n है ना? यही है ना बेटा फार्मूला जो यूज करेंगे हम लोग इसके लिए? सर ये रेशियो है 4:1,
ये रेशियो है 1:4 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्यूटेरियम कितना हो जाएगा 4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन है 2, तो ये हो जाता n/2 फ्रॉम हेयर 2 raised to the power n/2. डू यू थिंक ये 16 हो जाएगा? Yes, sir. एंड 2 raised to the power n/2 ये हो जाएगा 2 raised to the power 4, n/2 equal to 4 and n should be equal to 8. 2 is 8. मेरे बच्चे इसको किसी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट बचा है कुछ ऐसा? ये समझ लिया किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ? Yes, sir. एक क्वेश्चन और भी करके दिखाना इसके बेस पे। इतना लिखा है कि नहीं तुम लोगों ने क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे जल्दी से लिख डालो जिस बच्चे ने नहीं लिखा है। लिख दो। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं देखो शेयर कर देता हूँ तुम लोगों के साथ, है ना? The number of effusion steps required to convert mixture of hydrogen and oxygen from 240 to 1600 by mass to 3072:20 by mass is? Can we say moles ratio will be same as the mass ratio? नहीं, नहीं सर, वो अलग अलग है ना। दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल अलग चीजें हैं ना। बट हम लोग ये जरूर लिख सकते हैं क्या ऐसा, moles of hydrogen is to moles of oxygen is moles of hydrogen is to moles of oxygen initially and multiplied by 32 divided by 2, यही है ना मोलर मास? नहीं, अच्छा ये जो रेशियो है इसकी जगह मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ क्या, 3072 divided by 20 and it is 240 divided by 1600। अच्छा ये सीधे मॉलिक्यूलर मास तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह कैंसिल ही हो जाएगा ना भाई? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो सी ऑप्शन आ रहा है आंसर। यस, ये आ जाएगा फिर हाँ सर, सी ऑप्शन 16 का Yes, sir. रूट रेज टू द पावर n, ऐसा कुछ हम लोग लिख भी लेंगे वहां, देखो अभी तो ये, अच्छा ये रेज टू द पावर n होगा ना यहाँ, ऐसा है ना, तो ये आ जाता n/2। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जा रहा है बेटा, 5 आ जा रहा है। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मोर ऑफ लेस इफ्यूजन कहानी क्या है, थोड़ा वो समझ में आया
कि जो लाइटर गैस है वो ज्यादा तेजी से इफ्यूज कर जाता है, और किस रेशियो में इफ्यूज कर जाता है, जिस रेशियो में जो रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास है। यस बच्चे, क्लियर है? यस सर। तो इफ्यूजन मोर ऑफ लेस क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, बढ़िया। आई होप उतने डाउट्स नहीं होंगे, हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ लेना चाहिए, नहीं? तो ये इफ्यूजन वाला टॉपिक तो हो गया है। नाउ यू कैन सी, लेट्स से स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। स्पीड की जगह हम लोग यहाँ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, बट लेट्स से मैं स्पीड बोलूंगा। स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। Now suppose if you take any container here, any closed container, if you take any closed container which have gas के molecules, closed container which has this gas के molecules, यहाँ let's say suppose इसका स्पीड v1 हो सकता है, इसका स्पीड यहाँ v2 हो सकता था, इसका स्पीड यहाँ v3 हो सकता है, इसका स्पीड यहाँ v4 हो सकता है, एंड सो ऑन, है ना? डू यू थिंक कोई प्रिफर डायरेक्शन नहीं होने वाला ना स्पीड का? और हर एक पार्टिकल का स्पीड भी अलग अलग हो सकता है ना? सो यहाँ सपोज टेम्परेचर T है, सपोज, है ना? टेम्परेचर T है, V वॉल्यूम है, लेट्स से N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और लेट्स से P यहाँ प्रेशर है। सो यू कैन से एट गिवन टेम्परेचर molecules of gas move randomly. At given temperature, molecule of gas move randomly. There is no preferred direction. There is no प्रिफर्ड डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है बच्चे क्या है टर्म? कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है, पार्टिकल्स मूव रैंडमली। नाउ एक टर्म हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज स्पीड। लेट्स से इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, V एवरेज। Do you think V average by definition should be nothing but V1 plus V2 up to Vn divided by N? Yes, sir. ऐसे डिफाइन करेंगे ना बट हम लोग एवरेज स्पीड को। अच्छा, इसका जो फार्मूला है कैसे आया है हम लोग समझ लेंगे, बट इट इज 8RT डिवाइडेड बाई पाई m है। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है, किसी टेम्परेचर पे m मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है ऑब्वियसली, r गैस कांस्टेंट है, एंड पाई ऑब्वियसली पाई है ना? ये फार्मूला कैसे आया हम लोग समझ लेंगे बाद में, है ना? पहले ये फार्मूला लिखो। ऐसा ही एक टर्म है जो हम लोग डिफाइन कर सकते थे यहाँ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको मैं लिख सकता हूं लेट्स से VRMS। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो मीनिंग है बस उल्टा पढ़ना है। उल्टा क्या पढ़ना है? स्पीड और उसका स्क्वायर कर देना है,
स्पीड के स्क्वायर्स का, फिर हम लोग को मीन ले लेना है और उस मीन का रूट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो RMS ना, हाँ VRMS है ना, एंड इट इज 3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M है ना, रूट ऑफ 3RT बाई M। U क्या है बेटा? U तो मैंने कहीं लिखा नहीं है यहाँ, ये V सब V है बेटा, V स्पीडलेट्स है ना। सिमिलरली एक टर्म है यहाँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं VMP। 10th क्लास में वो सब पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? मीन, मीडियन, मोड। यस सर पढ़ा है। यस सर पढ़ा है। मोस्ट प्रोबेबल मीन्स से ये मोड है। मोड ही होता था ना जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता था आने का। हाँ सर मोड ही है। यस सर। तो ये जो रूट मी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इट कम्स आउट टू बी रूट 2RT डिवाइडेड बाई कैपिटल। इन सब के फार्मूले कैसे आए हैं, सब फार्मूले हम लोग समझ लेंगे, है ना। तो डेरिवेशन कैसे आया है, बट फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूले। तो फर्स्ट में वो पाए मतलब क्या सोच के आया होगा भाई? बेटा वो कैसे थियोरेटिकल डेरिवेशन कैसे हुआ है वो हम लोग समझेंगे। ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटली तो फाइंड आउट नहीं किया होगा ना कि भाई हर एक गैस मॉलिक्यूल का माइक्रोस्कोप से हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम निकाला होगा, वो तो नहीं किया ना पक्का पक्का। सर इसमें R क्या था? R बेटा गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर इन केल्विन, M मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। सर एग्जैक्टली होता क्या है रूट मीन स्क्वायर स्पीड? हाँ सर, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक बार फिर से बताओ ना। बेटा मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है मोड। मोड मींस, देखो मैं इन बच्चों को मोड का फंडा नहीं पता। मोड पता है, 10th में किया था। यस बेटा, ये मोड स्पीड मींस सपोज जो सबसे ज्यादा आती है। यस, सपोज कोई 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है किसी पार्टिकल का, किसी का 3 मीटर पर सेकंड है, फिर 3 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है। सपोज ये स्पीड्स हैं, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? 3 और 3 से ज्यादा। 4 है। 4 है सर, 4 है। 4 3 बार आया है ना सर आपने क्या? अच्छा ओके समझा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 4 हो जाता है उसमें, है ना। सर ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है? मैं समझाता हूँ। पहले ये समझा कि मोस्ट प्रोबेबल क्या है। हाँ सर, मतलब जो सबसे ज्यादा, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी यार, वही हुआ ना मोस्ट प्रोबेबल। जिसका फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर। यार ये रूट मीन स्क्वायर ना अब फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री में काफी बार रिपीट होगा टर्म। कोई भी रूट मीन स्क्वायर का मीनिंग होता है कि भाई पहले उस टर्म के स्क्वायर कर दो, उसका मीन ले लो और फिर उसका रूट कर दो। बस उल्टा पढ़ो। देखो, स्पीड्स के स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर्स का मीन ले लिया है और उस मीन का रूट कर दिया है। हाँ सर, वो तो समझ गया सर, लेकिन मतलब क्यों सोच कैसे सोचा होगा ना, कैसे नाम आया, कैसे फॉर्मूला बना, वो समझ गया सर। बस क्यों होता है? क्यों होता है बेटा? देखो, हम जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ेंगे ना, इसमें हाफ mv स्क्वायर है। तो जब हम लोग एवरेज लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के एवरेज में रूट मीन स्क्वायर ही आएगा बेसिकली, है ना बेटा। जब हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लेंगे ना, तो वो v स्क्वायर के वही होगा ना, हाफ mv स्क्वायर, है ना। हाँ सर। यस सर। उसमें रूट मीन स्क्वायर वाला टर्म आएगा।
या जैसे मैं सिंपल सा समझाने की कोशिश करूं, इन तीनों स्पीड में से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस किस स्पीड का होगा? रूट मीन स्क्वायर का ही होगा, है ना? ठीक है, लिख लिया। हाँ, बढ़िया। चलो पहले तो ये समझते हैं यार, इन तीनों स्पीड में से सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बेटा मोस्ट प्रोबेबल तो शायद सबसे कम है सर, शायद से एवरेज। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लेस देन, तुम गंदे बच्चे हो, वी एवरेज रूट इज रूट लेस देन लेट्स से वी आरएमएस। भाई 2 सबसे छोटा है, 8y पाई पक्का पक्का 2 से बड़ा है, और ये पक्का पक्का 3 से छोटा है ना? चलो मुझे ये रेशियो बताओ जल्दी से। मोस्ट प्रोबेबल इज 2 वी एवरेज इज 2 वी आरएमएस इज 1 इज 2। कितना आएगा? रूट करना है, कैलकुलेटर से बताना चाहे तो। फोर वाई पाई का रूट लेना होगा बेसिकली, है ना? मतलब कितना है? 1 पॉइंट, चलो 1.5 नहीं, हट 1.2। 4y पाई का रूट बेटा 2 से 4y पाई का रूट कितना होता है? 1 के पास में ही होने वाला है। देखो 1.17। मैं भी करता हूँ, देखो 4 डिवाइडेड बाई 3.14 1.2 आ रहा है ना? Yes, 1.27 ना 1.12 है बेटा, 1.13 ऐसा करके 1.13 है इज 2। भाई ये 4y पाई बनेगा ना टेक्निकली, 4y पाई का रूट। रूट तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया ना, तीनों में रूट तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे ना? यस सर, तीनों में रूट थे ना। भाई ये हाँ सर, तो रूट का सिग्निफिकेंस कितने कहाँ से मैथ पढ़ के आते हो नालायक। अच्छा अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो वो रूट 3/2 नहीं होगा? हाँ सर, होगा ना सर? होगा सर। कैंसिल आउट हुआ? पता नहीं सर कौन बोल रहा था। अच्छा ठीक, अच्छा 3/2 1.5 तो थोड़ी ना हटेगा। हाँ तो वही तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ सर अच्छा, वो तो हाँ नहीं हटेगा। चलो 1.5 का रूट बताओ कितना होगा? 1.5 का रूट नेक्स्ट वही है ना, 1.22 है फिर वो, है ना सर? 1.2, हाँ वही। सो इज हाँ टू सर अराउंड 1.2 is to 1.22। सो ऑब्वियसली वी आरएमएस सबसे बड़ा है, फिर वी एवरेज है, और फिर वी मोस्ट प्रोबेबल है, ऐसा करके, है ना? यस बेटा, क्लियर यहाँ तक? यस सर यस। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे भी हम लोग करेंगे, अभी कुछ डाउट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।